नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने अर्थक्वेक फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन पे बात की थी और कुछ बहुत ज़्यादा गहराई में तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो बात की थी हमने प्रिकर्सरी इवेंट्स पे। और ये बात हुई कि जो कुछ लोग हैं और कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी हैं वो एनिमल बिहेवियर के, जानवर की जो बिहेवियर है उसको भी देखती हैं और अनयूजुअल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी देखा जाता है एज ए सॉर्ट ऑफ एन प्रिकर्सर्स करके, कि ये मतलब प्रिकर्सर मतलब कि ये कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई इस तरह का बड़ा भूकंप या तो ख़तरा की आने की संभावना है करके। तो ये स्टडीज़ चल रही हैं अभी। कुछ लोग इस पे कर रहे हैं, जैसे मैंने भी ये भी कहा था कि लोग सरफेस टेम्परेचर या उस पर भी बात करते हैं कि समुद्र के पानी का टेम्परेचर का वेरिएशन क्या है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट्स पे भी लोग देख रहे हैं, आजकल काम कर रहे हैं कि ये कैसे इसको प्रिडिक्ट किया जाए और फोरकास्ट किया जाए। फोरकास्टिंग एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि एटलीस्ट हम जितने लोग हैं हमारे, तो उनको हम किसी हद तक मतलब बचा पाएँ करके। तो ये एक कोशिश है जो कि लगातार लोग कर रहे हैं। और इसी तरह की कोशिश में एक अर्थक्वेक जो था वो चाइना का था, हाइचिन अर्थक्वेक था 1975 का, वो उन्होंने फोरकास्ट करने में सक्षम रहे थे और सफलता मिली थी उनको। बात थी कि इसी तरह का एक भूकंप था हिमालय का, जो कि एक टीम है नेशनल जियोफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, NGRI हैदराबाद की, और काफ़ी वरिष्ठ ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया और ये बताया था कि भाई ये भूकंप इस दौरान आ सकता है। उन्होंने कुछ एक अंतराल दिया था कि इस दौरान ये भूकंप आ सकता है। तो ये था करीब आसाम की साइड का जो है करके। इसी तरह का मतलब ये अर्थक्वेक जो है जिसका प्रेडिक्शन किया गया था और फोरकास्ट किया गया था, वो हमारे हिमालय से है। और ये NGRI जो है, नेशनल जियोफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ के काफ़ी वरिष्ठ एक साइंटिस्ट हैं और उनकी टीम ने इसको किया था। ये आसाम वाला एरिया का है ज़्यादातर। तो ये एरिया जो है, ये पोर्शन जो है हिमालय का, ये काफ़ी एक्टिव माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी पुराने भूकंप भी आ चुके हैं। तो उन्होंने उसको देखते हुए एक ऑब्जर्वेशन था उनका कि कई वर्षों से उस एरिया में भूकंप नहीं आया है। तो ये नहीं आना भूकंप अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस एरिया में पूरा उसका जो एनर्जी है वो स्टोर होती जा रही है। जैसे हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कि जो फोर्सेस लगते हैं, टेक्टोनिक फोर्सेस लगते हैं प्लेट्स के कारण, तो उसके रहते आपके स्ट्रेन डेवलप होती है, तो ये एनर्जी स्टोर होती जा रही है। तो ये एक पीरियड था जो कि 1953 से लेके 2001 तक का, जिसमें कोई भी भूकंप नहीं देखा गया। और 1897 से लेके आपका 1952 तक देखें तो इस एरिया में जो भूकंप थे वो 14 थे जो 7.5 के थे, और 7.5 से 7 तक के जो थे वो करीब 11 थे, 7 से 6.5 तक के थे वो करीब 19 अर्थक्वेक्स थे। लेकिन इस पोर्शन में, मतलब इस पीरियड में, कोई अर्थक्वेक वहाँ पे नहीं था। तो एक क्वेश्चन ये दिमाग में इनके था और इन्होंने कुछ अर्थक्वेक्स की पैटर्न्स जो हम लोग कहते हैं कि कंटिन्यूस साइस्मिसिटी को मॉनिटर करना, तो उसको इन्होंने ध्यान से समझा और उसके बाद इन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था। उससे पहले जैसे मैंने कहा कि इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट जो एरिया हम लोग कहते हैं, जिसमें शिलोंग को भी कंसिडर किया जाता है, फिर आसाम है, ये पूरा एरिया जो है करके इसको लिया जाता है, जहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी काफ़ी सक्रिय है बाकी हिमालय वाले रीजन से। और लेकिन नॉर्थ वेस्ट में भी जो है आपका हिंदू कुश एरिया है, वहाँ पे भी इस तरह का पाया गया। कंटिन्यूस अर्थक्वेक आते रहते हैं स्मॉल मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पे एक भूकंप था जो कि हिमालय का काफ़ी बड़े भूकंपों में इसको शामिल किया जाता है। वो है आपका 1897 का शिलोंग प्लेटो अर्थक्वेक था और इसका मैग्नीट्यूड 8.7 था। 8.7 काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक होता है। ये आगे हम लोग समझेंगे कि अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड में क्या फ़र्क है। हालांकि मैंने एक बार बताया भी है कि ये
1 मैग्नीट्यूड और 2 मैग्नीट्यूड का अगर हम लोग लेते हैं तो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो कम से कम आपका लेके चलें कि 30 to 32 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से आपका ये इंक्रीज़ रहता है करके। एक और साइंटिस्ट थे एनजीआरआई के थे, वो भी सुखीजा जी करके, उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया था लिक्विफैक्शन पे। अब लिक्विफैक्शन की बात जो है हम लोग ने कुछ ब्रीफली की है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, लेकिन हम लोग फिर भी डिटेल में बात करेंगे। तो लिक्विफैक्शन जो है, पैलियो लिक्विफैक्शन, अगेन ये इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन जो हम लोग ये पार्ट जो देख रहे हैं वो आपका एंशियंट लिक्विफैक्शन फीचर्स जो हैं उसके बेसिस पे इन्होंने शिलोंग के आसपास काम किया था। और उन्होंने जो बताया कि इस एरिया में जो अंतराल है बड़े अर्थक्वेक का, जो कि हम लोग जो अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो वो 8.7 की बात कर रहे हैं और उसके आसपास की, तो वो करीब करीब आपका जो इंटरवल है रिकरेंस इंटरवल वो 400 से 600 साल का है करके। तो ये बात भी उन्होंने दिमाग में उस एरिया की है, मतलब ये हम लोग बात दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन ये वाली जो स्टोरी है और जो ये सक्सेस मिला था फोरकास्टिंग का, जैसे चाइना में किया लोगों ने वैसे यहाँ पे भी किया, तो ए मॉडरेट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक फोरकास्ट इन नॉर्थ ईस्ट हिमालय। तो इसका ये अर्थक्वेक का फोरकास्ट था कि, और ये 6 अगस्त का 1988 का था ये अर्थक्वेक। ग्लोबल एफर्ट्स टुवर्ड एस्टैब्लिशिंग प्रिकर्सरी पैटर्न दैट प्रीसीड मेजर और ग्रेट अर्थक्वेक। तो ये प्रिकर्सरी जो पैटर्न है, जो अर्थक्वेक का एक पैटर्न होता है, उसको बहुत ध्यान से सेस्मोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि ये क्या एक मतलब स्वयं, मतलब हम लोग कहते हैं कि काफ़ी बहुत सारे अर्थक्वेक एक साथ होना, और क्विसेंस जो है वो शांत बैठा हुआ एरिया। तो ये एक देखते हैं कि क्या इस एरिया में बहुत सारे अचानक से भूकंप आने शुरू हुए, बड़े मैग्नीट्यूड के तो नहीं आएंगे, छोटे मैग्नीट्यूड स्मॉल मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आएंगे, और या तो फिर वो एरिया बिल्कुल शांत बैठा है, क्विसेंस हैं। और तो ये दोनों चीज़ें में ये होता है कि दिस कैन प्रीसीड मेजर अर्थक्वेक, यानी बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना बन जाती है यहाँ पे। So similar exercise was carried out by Gupta and Singh। ये डॉक्टर एच के गुप्ता हैं, हर्ष के गुप्ता हैं। तो इन्होंने ये इनके साथ इनकी टीम ने ये काम किया, और ये एरिया जो है हमारा जो एक्टिव है सक्रिय एरिया है वो इंडो बर्मा बॉर्डर के आसपास का है। हालांकि इसको पूरे को हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ही कैटेगराइज करते हैं। तो उन्होंने ये प्रिकर्सरी इवेंट्स को देखा और इसके बेसिस पे उन्होंने एक अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया, वो था आपका। तो गुप्ता एंड सिंह ने ये 1986 का है कि डिस्कवर्ड वन सच रीजन शोन इन द इमेज, ये वाला एरिया है जो कि बर्मा, शिलोंग और ये वाला एरिया पूरा चलता है करके, और जहाँ पे मैंने बताया कि आपका ये वाला एक बड़ा भूकंप था 1897 का। तो इन्होंने ये बताया कि ये एरिया में इन्होंने बात की कि ये अर्थक्वेक आने की संभावना है। नीचे हम टेबल में बताते हैं कि इन्होंने कब बताया था करके और क्या डेट थी इसकी। तो इन्होंने कहा कि अगर मान लो कि एक जो प्रेडिक्शन उन्होंने कहा है उसमें अगर बड़ा भूकंप नहीं आता, ये 7.5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की बात कर रहे थे करके, तो ये अगर नहीं आता है तो इसको फॉल्स अलार्म कंसिडर किया जाए करके। लेकिन ये सच्चाई हुई और ये काफ़ी सटीक तरीके से इनका फोरकास्ट रहा। तो इन्होंने क्या किया था, जो हम लोग कह रहे थे कि एक प्रिकर्सरी पैटर्न, साइस्मिक पैटर्न मतलब अर्थक्वेक का आना, तो वो सडनली एक अर्थक्वेक के बहुत सारे अर्थक्वेक आना शुरू हुआ, द स्वैम ऑफ अर्थक्वेक्स। तो उसको स्टडी किया और उन्होंने इक्विसेंस पीरियड को भी देखा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बेसिस पे उन्होंने बताया फोरकास्ट जो उनका था वो, मतलब इन्होंने ये भी बताया कि भाई आपका कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ सकता है, कि लैटलॉन्ग क्या हो सकता है, तो ये भी बताया इन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये दिखाया इन्होंने कि 8 ± 0.5 यानी हाफ का होगा, या तो 7.5 का होगा या तो 8.5 का मैग्नीट्यूड आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि डेप्थ, ये डेप्थ की हमने कहीं पे बात की थी कि डीप, इंटरमीडिएट एंड शैलो अर्थक्वेक्स की, तो ये 100 से
40 किलोमीटर प्लस माइनस 40 किलोमीटर के अंतर में ये आ सकता है। और उन्होंने टाइम भी बताया करके। अब टाइम जैसे मैंने कहा था कि ये बिल्कुल सटीक टाइम और वो नहीं बता सकते कि हम लोग इस दिन इस घड़ी आएगा। इन्होंने एक रेंज दी थी कि 1986 फरवरी से लेकर 1986 दिसंबर तक का ये अर्थक्वेक आएगा। तो उन्होंने मोटा मोटा 1 साल का टाइम स्पैन दिया था करके। और ये इसकी हकीकत है, ये अर्थक्वेक जो है ये आया। अब इसका आप देखेंगे तो इन्होंने ये बताया था जो कि आपका जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये काफ़ी बिल्कुल उसी जोन में आया। इनका मैग्नीट्यूड का था वो 9.3 रहा। इन्होंने कहा था 7.5 से हो सकता है 8.5 का बीच में रहेगा। इन्होंने जो डेप्थ कही थी वो भी काफ़ी करीब रही इनके जो वो था। और फरवरी से दिसंबर तक का दिया था 1986 का। इनका अर्थक्वेक जो आ गया वो आया आपका ये अगस्त 6 को आया 1988। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये फोरकास्टिंग की तरफ मतलब एक पहले से ही चेतावनी इसकी जारी कर दी जाए कि इस एरिया में अर्थक्वेक आएगा। लेकिन ये करने के लिए हमें काफ़ी मतलब जो सेस्मोमीटर्स हैं जिससे ये अर्थक्वेक नापे जाते हैं उसका नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इस आस्पेक्ट पे काम कर सकते हैं, जो कि इट इज़ वन ऑफ द आस्पेक्ट इन फोरकास्टिंग द अर्थक्वेक। तो ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि थी हमारे देश की, जो कि एच के गुप्ता और उनकी टीम ने इसमें ये काम किया था करके। ये आज भी हम लोग बार बार इसको पढ़ाते हैं, इसको दर्शाते हैं कि भाई देखिए हमारे देश में भी इस तरह का काम हुआ है करके। अब आते हैं कि जो अर्थक्वेक का हमने बात की थी डेप्थ की, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि जिस पॉइंट से अर्थक्वेक ट्रिगर होता है, जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होना शुरू होती है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और वो था हमारा, जैसे हमने बात किया था कि डेप्थ भी ये उससे भी रिलेटेड है। तो कितनी गहराई से एनर्जी रिलीज़ हुई है और सरफेस मैनिफेस्टेशन क्या है, वो भी एक हम लोग लेके चलते हैं। तो ये एक पिक्चर है जिसमें ये बताया गया है कि आपका जो अर्थक्वेक है ये जो ज़मीन के नीचे से जहाँ से स्टार्ट हुआ, एनर्जी रिलीज़ करना शुरू हुआ, उस बिंदु को या उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस। और एग्जैक्टली उसके ऊपर सरफेस पे जो होगा, मतलब अगर मान लीजिए कि ये एक पॉइंट था जहाँ से अर्थक्वेक ट्रिगर हुआ और एग्जैक्टली सरफेस पे उसको कहेंगे हम लोग एपिसेंटर। तो एपिसेंटर एक सरफेस का कोऑर्डिनेट्स देता है करके। डेप्थ जो है वो डिपेंड करता है कि किस एंगल पे आपका फॉल्ट है और वो रप्चर जो प्लेन है, आपका फॉल्ट प्लेन है, वो कितने गहराई में है। तो इसको हम लोग कहते हैं, सेक्शन में अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग कहेंगे फॉल्ट प्लेन। और यहाँ पे ये बताया गया है कि ये ग्रीन हिस्सा है आपका और ये वाला, ये अर्थक्वेक से पहले सेम होगा, एक ही उस पे होगा, लेवल पे होगा, और ये नीचे गया है करके आपका। तो ये किस तरह का फॉल्टिंग है, ये ज़्यादातर नॉर्मल फॉल्टिंग हम लोग कहते हैं इसको। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे जब एक्टिव फॉल्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो ये पोर्शन नीचे गया। अब ये जब नीचे गया तो एक सॉर्ट ऑफ सेपरेशन हुआ है, एरिया का आपका सेपरेशन हुआ है। और वो एरिया जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये पोर्शन नीचे गया तो आपका जो क्रैक बनती है, हम लोग कहते हैं कि भाई ये एरिया धंस गया, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉल्ट स्कार्प। ये सरफेस मैनिफेस्टेशन है उस पर। और इसके साथ इसकी लाइन जो चलती है बेस में, उसको कहते हैं फॉल्ट ट्रेस। तो ज़्यादातर हम लोग जो प्लान व्यू में दिखाते हैं वो हम लोग फॉल्ट ट्रेस दिखाते हैं करके। मैप्स पे जो दिखाया गया लाइन दिखाते हैं कि भाई ये फॉल्ट लाइन है। और ये वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जब हम लोग एक्टिव फॉल्ट पे बात करेंगे तो हम इस पे गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए है कि ये अगर ये एक्टिव है और एक्टिविटी इस पे देखी गई है पिछले 10,000 वर्षों में, तो इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एक्टिव फॉल्ट में। तो इसको कहेंगे एक्टिव फॉल्ट जोन है आपका। तो ये इसमें कैटेगराइज इसको किया जाता है। अब इसका मतलब ये है कि आने की संभावनाएं हैं, इस पे भूकंप आने की संभावनाएं हैं और इस पे आते रहे हैं पहले भी। तो आते रहें का मतलब ये है कि मान लो कि ये एक बार
आपका पोर्शन खिसका है, फिर दूसरे अर्थक्वेक में भी ये गया, नीचे गया और गया, इस तरह से होता है। और कुछ फॉल्ट्स में है एरिया जो है ऊपर जाता है, तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये फॉल्ट लाइन जो है इसको आइडेंटिफाई करके करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस पे कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। एनीवे अब जो मेन मुद्दा जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इस पे आते हैं करके, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे थे कि डिफरेंट अर्थक्वेक्स से रिलेटेड क्या क्या हैं, तो आपका एक फोकस हो गया जो कि आपका डीपर पार्ट ऑफ द अर्थ में सब सरफेस जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, और उसका एग्जैक्टली ऊपर जो सरफेस पे पॉइंट है, बिंदु है, उसको कहते हैं एपिसेंटर। तो फोकस और एपिसेंटर हुआ, और सरफेस मैनिफेस्टेशन अगर इस तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एरिया अगर धंसता है या ऊपर जाता है, उसको कहते हैं हम लोग फॉल्ट्स का। और ये इन शॉर्ट ये भी है कि हम लोग अगर इसका टोपोग्राफी लें तो ये टोपोग्राफी कुछ ऐसी बनेगी, इसकी ये प्रोफाइल होगी आपकी टोपोग्राफिक प्रोफाइल, और इसको इसकी बेस में जो लाइन है उसको हम लोग फॉल्ट रिस्क कहते हैं। और ये बात भी है कि अगर वो फॉल्ट जो है उसमें एक्टिविटी देखी गई है या उसके अवशेष मिले हैं कि पिछले 10,000 वर्षों में वो उसमें कुछ भूकंप आए थे, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये अपने में एक पूरा एक अलग सा विषय है करके, तो उस पर लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जब हम एक्टिव फॉल्ट पर बात करेंगे। तो अगर वो कैटेगरी में अगर ये फॉल होता है एज पर द डेफिनेशन, तो हम लोग उसको कहते हैं एक्टिव फॉल्ट्स करके। आगे बढ़ते हैं। अब होता है जैसे मैंने कहा कि आपका डेप्थ का ये प्लान व्यू है, आपका ऊपर ये वाला पोर्शन जो है, और नीचे जो दिखाया है ये प्लान व्यू है, और ये सेक्शनल व्यू है आपका करके। तो ये आपका मैप व्यू आप देख रहे हैं कि सरफेस पे जो एपिसेंटर है वो यहाँ पे है, और ये आपका जो है फॉल्ट ट्रेस है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे अर्थक्वेक्स जो हैं वो आप इसी पे प्लॉट करेंगे। ये एक चीज़ काफ़ी लोग जो हैं इसको गलती भी करते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो अर्थक्वेक फॉल्ट प्लेन पे कितनी डेप्थ पे आया है, कितनी गहराई पे आया है। मान लो कि आपके अर्थक्वेक जो है वो आपका यहाँ पे ट्रिगर हुआ, तो इसकी एपिसेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा, आपका ये पोर्शन पे होगा। लेकिन ये अगर गहराई पे हुआ जैसे ये दिखाया, तो इसका एपिसेंटर यहाँ होगा करके। तो ये गहराई पे बहुत निर्भर करता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस कर रहा था, वो होता है एंगल, आपका एंगल ऑफ द फॉल्ट। ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो एक तो एंगल हो गया आपका, तो आपका जो एपिसेंट्रल लोकेशन है वो डिपेंड करेगा आपका एक तो आपका एंगल से, एंगल ऑफ द फॉल्ट, और दूसरा जो है आपका डेप्थ ऑफ द अर्थक्वेक। तो ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ द अर्थक्वेक, ये हो गया आपका एंगल ऑफ द अर्थक्वेक, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा जब हम लोग बात करते हैं कि एपिसेंट्रल लोकेशन किस पे डिपेंड करता है। और एक और भी चीज़ है, अगर आपका फॉल्ट डिप कहाँ कर रहा है, फॉल्ट डिप यानी डिप डायरेक्शन आपका हुआ, ये वाला भी एक पॉइंट है कि डिप डायरेक्शन ऑफ द फॉल्ट। अब आप कहें कि आपका फॉल्ट इस तरफ डिप कर रहा है, तो आपका अर्थक्वेक का एपिसेंटर के यहाँ पे होगा करके, इस पोर्शन पे होगा। इसको एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ होगा आपका करके। तो ये चीज़ जो है ये डिपेंड करेगी कि आपका फॉल्ट का डिप क्या है, किस तरफ है करके। तो ये बात भी आप इसको ध्यान में रखिए। 3 पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो कि एपिसेंटर और फोकस से रिलेटेड हैं और उनकी लोकेशन से रिलेटेड हैं करके। इसी तरह से ये जो आया था 7.6 7.7 का अर्थक्वेक था भुज का, ये 2001 का भूकंप है आपका। ये इस एरिया में काफ़ी वर्षों के बाद आया, लेकिन काफ़ी घातक था, काफ़ी नुकसान हुआ इससे, काफ़ी लोगों की जाने गई हैं इसमें, मतलब मकान और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि आपका जो रप्चर एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि सेस्मोलॉजिस्ट होते हैं, वो कहते हैं भी कितनी एरिया जो था, कितना पोर्शन जो है आपका अर्थ क्रस्ट का अलोंग दी फॉल्ट जो है और आपका
रप्चर हुआ, वो टूटा है करके, कितना टूटा है करके सरल भाषा में अगर कहें तो हम लोग। तो ये जो है ये क्या किया जाता है, क्योंकि आपका कोई हिस्सा अगर टूटा है, तो मैं इसको अलग अंदाज से कहूँगा करके, तो कोई हिस्सा टूटा है वहाँ दर्द तो होगा, तो आपको वो दर्द जो है ये छोटे छोटे अर्थक्वेक्स जो हैं वो पैदा करेंगे वहाँ पे। और ये बड़े अर्थक्वेक के बाद जो हम लोग छोटे अर्थक्वेक्स इसमें आते हैं उसको कहते हैं अगेन आफ्टर शॉक्स, इसको कहा जाता है आफ्टर शॉक्स। तो एक जो होता है जो कि प्रिकर्सरी इवेंट्स के लिए जो स्टडी किया था लोगों ने, वो कहते हैं उसको फोर शॉक्स, और ये वाला है आफ्टर शॉक्स हैं। तो ये एक एरिया हम लोग देखते हैं कि कितना एरिया में ये ज़मीन जो है टूटी है और कहाँ पे ये घायल हुई है ज़मीन से, दूसरे अगर अंदाज से हम लोग इसको कहें करके। तो ये एक तरह से हम लोग कहेंगे कि फॉल्ट के अलॉन्ग ये घायल एरिया है जहाँ पे भूकंप आ रहे हैं बड़े अर्थक्वेक आने के बाद। जो मेन ये इसको हम लोग कहेंगे मेन शॉक। तो ये मेन शॉक से पहले जो है ये फोर शॉक्स होंगे और मेन शॉक के बाद जो है उसको आफ्टर शॉक्स कहेंगे करके। तो ये आफ्टर शॉक्स को देखा है। और दूसरा एक चीज़ जो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ एक सिंबल बनाया गया कि कुछ हिस्सा जो है वो काला कर दिया गया है, कुछ हिस्सा जो है वो सफ़ेद में रखा हुआ है। वो क्यों है वो हम लोग आते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअली फोकल प्लेन मैकेनिज़म्स कहते हैं। फोकल प्लेन मैकेनिज़्म या फोकल मैकेनिज़्म या सॉल्यूशन कहते हैं इसको। तो इस पे भी हम लोग आते हैं करके। हालांकि इससे ये पता लगता है कि ये किस तरह का फॉल्टिंग हुई थी, ये क्या एरिया नीचे गया था या ऊपर आया था, या तो आपका साइड बाय साइड जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सिस्टम्स में देखा वैसा था ये करके। तो वो एक पता लगाया जाता है। लेकिन इस पोर्शन में जो हमने बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कितना एरिया आपका रप्चर हुआ है, उसको भी आप दर्शाते हैं करके। अब आते हैं रिकरेंस ऑफ अर्थक्वेक ड्यू टू स्ट्रेस डेवलप्ड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस। अब इस पे आने से पहले आप एक फिर से पिछली वाली स्लाइड में जाते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे। अब ये जब यहाँ इस एरिया में भूकंप आया, जिसको हम लोग वहाँ हम लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्ली ये कच्छ मेनलैंड फॉल्ट के आसपास आया, लेकिन इसके बाद ये पाया गया कि काफ़ी किलोमीटर्स दूर, मतलब करीब 50-60 किलोमीटर दूर एक दूसरा फॉल्ट सिस्टम था जिसको आइडेंटिफाई किया गया था, वो था गेडी फॉल्ट। अब ये गेडी फॉल्ट पे अचानक से ये साइस्मिसिटी क्यों बढ़ी, ये भी एक प्रश्न था करके। तो इसको भी बहुत ध्यान में रखा गया चीज़ों को। तो अब आते हैं कि जो ये वाली बात है कि स्ट्रेस क्या रोल प्ले करता है और टू डेवलप द टेक्टोनिक फोर्सेस। ओके, तो हम लोग इसको एक टाइटल देते हैं ट्रिगरिंग स्ट्रेस करके। अब इससे पहले कि हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि मानो कि कुछ एरिया जो है, सारा एरिया दबाव में है क्योंकि आपका टेक्टोनिक प्लेट्स का फोर्सेस लग रही हैं। और तो जैसे हम लोग हिमालय की बात करते हैं कि दोनों प्लेट आपस में टकरा रही, तो दबाव तो कंटिन्यूसली बन रहा है वहाँ पे, लेकिन कुछ हिस्सा उसका टूटा जहाँ पे स्ट्रेस, या तो हम लोग कहेंगे कि जो एनर्जी रिलीज थी, स्ट्रेन रिलीज हुआ वहाँ पे, लेकिन बाकी एरिया में अभी भी बना हुआ है। तो होता यह है कि भाई वो एरिया को ये ट्रिगर कर देता है करके। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल ट्रिगरिंग स्ट्रेस। मतलब आप ये कहें दूसरे फिर से अलग अंदाज में कि मान लीजिए कि कोई इंसान जो है वो गिर रहा था, तो उसको थोड़ा सा और पुश कर दो, गिर जाएगा करके। तो एनर्जी जो है उसमें अवेलेबल तो है, लेकिन उसको ट्रिगर कर दिया, उसको रिलीज़ कर दिया आपने करके, तो ट्रिगरिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे है ये बात है कि स्मॉल पार्ट ऑफ स्ट्रेसेस आर रिलीज्ड विच वेर एक्यूमुलेटेड स्लोली, मतलब ओवर द टाइम। ये एक तुरंत नहीं जमा हुई, ये एक्यूमुलेट हुई, ये समय लगा इसको। स्लोली व्हेन अर्थ प्लेट मूव टूवर्ड्स और पास्ट ईच अदर, सिंस द अर्थक्वेक ड्रॉप्स द स्ट्रेस ऑन द फॉल्ट विच स्लिप्ड, मतलब जिस फॉल्ट पे अर्थक्वेक आया उस एरिया में तो स्ट्रेस जो है या तो एनर्जी ड्रॉप हो गई। द अर्थक्वेक विल नॉट रिकर अंटिल स्ट्रेस रिबिल्ड्स, मतलब एनर्जी रिस्टोर होगी तब तक वो नहीं जाएगा। जो हमने एक आपको चित्र उसमें एक बताया था कि आपका ये टाइम है, आपका ये टाइम है
और ये सडन रिलीज़ आपका ये फिर से ये एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, फिर रिलीज़ होगा, फिर एक्यूमुलेट होगी, फिर रिलीज़ होगा। तो ये एक साइकिल, तो तुरंत उस पे भूकंप नहीं आएगा और वो हज़ारों साल ले सकता है, 100 साल से भी ज़्यादा ले सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में जो लिक्विफैक्शन के बेसिस पे बात की गई, वो 400 से 600 साल का अंतराल दिया है। तो उतना समय लगेगा बड़े मैग्नीट्यूड को आने में, क्योंकि एनर्जी उसके लिए चाहिए, स्टोर होनी चाहिए उतनी एनर्जी। तो जिस एरिया में रिलीज़ हो गई, जिस फॉल्ट पे रिलीज़ हो गई, उस पर वापस तुरंत नहीं भूकंप आएगा। लेकिन ये देखा गया है कि द अर्थक्वेक विल अकर एल्सवेयर, कहीं और भूकंप हो जाएगा एट द साइट्स अदर देन स्लिप फॉल्ट, क्योंकि वहाँ पे तो एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है आपके पास, बनी रही है एनर्जी वहाँ पे, वो रिलीज़ नहीं हुई है, क्योंकि पूरा एरिया जो है वो दबाव में है। तो वो वैसे एरियाज जो हैं वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। तो द एरिया वेयर द स्ट्रेस इज बिल्डिंग अप विल बी द साइट फॉर द नेक्स्ट अर्थक्वेक। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लाइन है। वहाँ पे क्या हो सकता है, बोथ लार्ज एंड द स्मॉल मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आएगा। तो सेस्मोलॉजिस्ट और जो हम लोग कहते हैं कि जो साइंटिस्ट का ग्रुप है, साइंटिफिक ग्रुप है एक करके, जो कि एंशिएंट अर्थक्वेक्स को देखता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैलियोसाइस्मोलॉजिस्ट। तो पैलियोसाइस्मोलॉजिस्ट क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा एरिया है, कौन सा पोर्शन है जिसमें काफ़ी वर्षों से भूकंप नहीं आए हैं करके। तो वो एरिया को ये लोग चिन्हित करते हैं, और हिमालय में भी हम लोगों ने इसी तरह का काम किया है कि उस पोर्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है कि यहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वर्षों से कोई भूकंप नहीं आए हैं बड़े करके। जिस तरह से वो गुप्ता एंड सिंह ने काम किया था और बताया था कि भाई 1952 से लेके इस एरिया में कोई अर्थक्वेक नहीं देखा गया और वहाँ आने की संभावना ज़्यादा है, और उनका जो प्रेडिक्शन था वो काफ़ी सटीक रहा करके। हम यहीं पे रुकते हैं आज के लिए, और आगे बात करेंगे साइस्मिक वेव्स पे तो हमारी बात होगी, लेकिन उससे रिलेटेड क्या हो सकता है, एपिसेंटर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फोकल प्लेन मैकेनिज्म जो मैंने बताया कि वो फोकल सॉल्यूशंस कैसे देखा जाता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में कहेंगे। तब तक यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।